नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने नए शो ऑफ द रिकॉर्ड में। इस शो में हम इन दिनों चलने वाली राजनीति और राजनीति करने वाले नेताओं के किस्से सुनाएंगे। राजनीति कैसे हो रही है, किस तरीके से चलनी चाहिए और किस तरीके से चलती आई है, इस विषय पर हमारे साथ देंगे हमारे दो बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट संजीव आचार्य जी, रशीद किदवई जी, जिन्होंने दिल्ली से लेकर भोपाल तक लंबे समय तक पत्रकारिता की है। सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और यदि हम बात करें इन दिनों की, तो इन दिनों राहुल गांधी बड़े चर्चा में हैं। राहुल गांधी कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उनका ये जो बदलाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और जिस अंदाज में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक बड़ी तैयारी के साथ पूरे डाटा दिया और बताया कि वोटों की चोरी हो रही, तो नए नए वो जुमले ला रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी इन दिनों क्या जबरदस्त फॉर्म में है? हाँ, मुझे लगता है कि अभी तक का जो उनका सफ़र राजनीति का रहा है, उसमें तमाम तरह की बातें होती रहीं। आलोचक इस तरह से बोलते रहे कि वो रिलक्टेंट हैं, पॉलिटिक्स में फुल टाइम नहीं है, वो कभी विदेश चले जाते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। तो वो एक उनके ऊपर एक आरोप लगाते रहे विपक्ष के लोग भी और मीडिया भी कि वो बहुत सीरियस नहीं रहे। अब वो गंभीर मुद्दों को धीरे-धीरे करके उठा रहे हैं और ये ख़ास तौर पे जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, चुनाव आयोग वाली, वोटों की चोरी, ये वाक़ई में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मेरे मुझे लगता है कि लंबे समय बाद राहुल गांधी की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे कि देश में ये उनकी पुरानी छवि को थोड़ा-सा तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जी जी। जी, बिल्कुल संजीव जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। देखिए, राहुल गांधी को देखने का हम लोगों का नज़रिया बदल रहा है। हम लोगों का मतलब मीडिया का, जनमानस का, सोशल मीडिया का ख़ास तौर से। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ ब्रजेश। 2011 का इंडिया टुडे का सितंबर का इश्यू मुझे ध्यान है। उसमें लिखा था द कैटलिस्ट, मतलब बदलाव का लाने वाला। उन्होंने एक सर्वे किया था राष्ट्र में भर का, और 15 राज्यों में जैसे होता है 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। और उसमें राहुल गांधी जो थे उस समय, मुझे याद है उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग थी वो 28-30% थी। मतलब उस ज़माने में मोदी जी काफी का ज्यादा तो थी। वैसा जी नहीं जी। था जलवा। तो वो जो था लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह सबसे आगे थे। तो पूरा ब्रजेश क्या है कि जो उनके राजनीतिक विरोधी थे, खासतौर से भाजपा का नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने उनकी एक इमेज को पूरा डैमेज किया। और राहुल गांधी इसी गुमान में रहे कि वो राहुल गांधी हैं, वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। और सोशल मीडिया को, जैसा उन्होंने एक बार संजय झा ने कहा कि उन्होंने कहा था कि ये तो अर्बन फैड है ट्विटर, तो उन्होंने सोशल मीडिया का ध्यान नहीं दिया और एक पूरा राहुल गांधी को मखौल और हास्य का पात्र बनाया गया, और उसको पूरा पप्पू इमेज, और जिसमें उनकी विदेश जाना और तमाम नॉन सीरियस पॉलिटिशियन पेश किया गया। लेकिन राहुल गांधी गंभीर थे और गंभीरता से वो चीज़ें समझते थे। वो उसका आज हमें वो नतीजा नज़र आता है, जैसा वो होमवर्क करते हैं या मेहनत करते हैं। अब वो जो गंभीरता से जो बातें कहते हैं, चाहे वो विदेश नीति की हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, चाहे ये जो इलेक्शन कमीशन का जो नॉन परफॉर्मेंस है, जो कमियाँ हैं, तो राहुल गांधी अब गंभीरता से, लोग उनको गंभीरता से ले रहे हैं। और उसके लिए संजीव, मुझे लगता है कि कुछ भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने करी, हाँ, उसका भी योगदान है। नहीं मैं बल्कि कहूँगा कि जैसे ठोकर खा के ठाकुर बनता है आदमी, कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ है जब ये नेशनल हेराल्ड वाले केस में मोदी सरकार ने गांधी परिवार को, खास तौर पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिस तरीके से इंट्रोगेशन में कई कई घंटे बिठा करके और एक माहौल बनाया जिससे कि इनका मनोबल टूटे, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे। और ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी घबरा जाएंगे या राहुल गांधी या गांधी परिवार, और जैसे कि हमेशा विपक्ष आपने देखा वो भाजपा वाले उड़ाते रहते हैं कि ये भाग जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, ये हो जाएगा। तो वो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट रहा ये इनका जो भारत जोड़ो यात्रा है। वो वहां से इन्होंने डरो मत का नारा देके जो देश भर में यात्रा की, उनका भी डर निकल गया और उनके कार्यकर्ताओं का भी और पार्टी के नेताओं का भी। वहां से आप देखिए लगातार एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक मैसेज दिया कि नहीं, वो सीरियस हैं पॉलिटिक्स को हाँ, लेके। जैसे हमारे अभी कैमरा वाले साथी बोल रहे थे मुकेश की, वो कुछ दिन में फिर बदल जाएंगे, यानी कुछ दिन हाँ, और बदल जाते हैं। वो मगर अब कुछ दिनों से लग रहा है कि अब वो बदलेंगे नहीं, जो ट्रैक उन्होंने पकड़ा है उस पे चलते रहेंगे। मुझे भी याद है कि हम लोग 2018 के इलेक्शन के दरमियान इंदौर में राहुल गांधी से इंटरेक्शन हुआ था, तो हमारे एक जर्नलिस्ट ने पूछ ही लिया था कि लोग आपको पप्पू कहते हैं तो कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा, मुझे बुरा तो लगता है, मगर हाँ, मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं कहूँगा कि मुश्किलें पड़ी इतनी कि आसान हो गई। अच्छा। किस तरीके से उनको इतने तरीके से डैमेज किया गया, मगर अब राहुल गांधी जिस तैयारी से आ रहे हैं, वो
एकदम अलग राहुल दिख रहे हैं। और कल रात में जिस तरीके से उन्होंने सारे इंडिया लाइज के लोगों को वो जो अपना प्रेजेंटेशन दिखाया, और वो सारे जिस तरीके से औ होके देख रहे थे उनको, तो लगा कि एक सर्वमान्य बड़े नेता के तौर पे तो उभर रहे हैं। मगर आपको क्या लगता है इतना टाइम क्यों लग गया उनको? नहीं, देखिए टाइम नहीं, देखिए एक तो भारतीय राजनीति बड़ी मतलब विषम और विकट होती है, और उसको इतना आसान नहीं होता है कि उसको आप कैसे आगे बढ़ें। और राहुल गांधी का देखिए कि राहुल गांधी जब आए 2004 में, जो जनवरी में उन्होंने सक्रिय राजनीति में आए, तो उस समय एक ऐसा आकलन था, राजनीतिक आकलन का भी और सोनिया गांधी का भी, कि कांग्रेस अभी विपक्ष में थोड़ा और समय रहेगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की तूती बोल रही थी, इंडिया शाइनिंग पूरी कैंपेन चल रही थी, और वो चुनाव हुआ और चुनाव में यूपीए आया। तो यूपीए को लेकर के एक उसमें राहुल गांधी की भूमिका किसी ने सोची नहीं थी। राहुल गांधी तो विपक्ष की तैयारी से आए थे, तो वो 4 से 14 तक मुझे लगता है समय एक तरीके का राहुल गांधी का वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ, क्योंकि उनकी सरकार में कोई भूमिका नहीं थी, और कांग्रेस का वो सुधार करते रहे, वो कांग्रेस सुधरने वाली नहीं थी। इनफैक्ट वो सरकार में भी, अपनी सरकार में विपक्ष का रोल करते थे। जिस तरीके से उन्होंने प्रेस क्लब में आके वो अध्यादेश फाड़ा, तो लोगों अध्यादेश फाड़ा नहीं था, कहा था फाड़ूंगा। अच्छा, वो खैर एक विवाद का विषय रहा है, लेकिन वो अजय माकन के साथ वो आए थे, वो हुआ था। लेकिन मैं तो खैर थोड़ा सा, जो अभी रशीद भाई कह रहे थे, आप देखिए 2000 मेरे ख्याल 12 था जयपुर, जब उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जी 13 में, जी हाँ, हम 13 में हम लोग सब वहाँ थे। और जब उन्होंने वहाँ कहा कि मैं रात को उठा और मैं माँ के पास गया, और उन्होंने कहा कि नहीं, वो उठ के आई शायद उनके पास, कि भाई राजनीति जो है वो तो बिल्कुल बहुत खराब है और विष पीने जैसा काम है ये, और आप ये देखिए, मुझे लगता है वहाँ पे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं करेंगे राजनीति किस टाइप से करेंगे, क्योंकि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, इमोशनल बातें कर रहे हैं। राजनीति और इमोशन का कोई लेना देना होता नहीं है। शुरू में काफी इमोशनल से दिखाई दे रहे थे, बड़े रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। हाँ, उनको मुझे लगता है करना भी है, नहीं भी करना है। नहीं संजीव, मुझे लगता है कि वो जो थे एक मतलब वो बदलाव जो राजीव गांधी का, जो उनके पिता का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था, कि मतलब पार्टी में सुधार हो, रिफॉर्म हो। फिर आपको जैसे बम्बई में जो उनकी बड़ी से फेमस स्पीच थी, जिसमें उन्होंने कहा था पावर ब्रोकर के खिलाफ। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को इस बात का बड़ा मलाल है और दुख है, कहीं ना कहीं अपने पिताजी की बातें, कि पिता की मतलब कि पिताजी के साथ एक तरीके का राजनीतिक रूप से धोखा हुआ, छलावा हुआ, और वो कांग्रेस जन ने ही एक तरीके से उनका एक मतलब उनके नाम का दुरुपयोग किया, और जितना भी तमाम बोफोर्स और शाबानो और सारे के सारे जो स्कैंडल्स टाइप उस समय के आए, भले आदमी को बदनाम, भले आदमी को। तो आपको ध्यान होगा अरुण नेहरू के खिलाफ जाके वहाँ पे ये बड़ा ऐतिहासिक भाषण भी दिया था कि मेरे पिता की पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं, और सिर्फ एक 5-7 मिनट का भाषण दिया था, और अरुण नेहरू के ऐसे इतनी बुरी तरीके से हारे चुनाव। वो प्रियंका गांधी ने बहुत भावुक होकर बोला, बढ़िया, ये सही बात है। रशीद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों बच्चों के दिमाग में कहीं है कि इनके पार्टी के नेताओं ने बहुत हद तक राजीव गांधी को काफी नुकसान भी पहुंचाया। अच्छा, उस पृष्ठभूमि से अगर ब्रजेश आप देखें, तो उमूमन जब भी कोई भी राजनीतिक दल में जो विषम परिस्थिति आती है, तो वो पार्टी टूट जाती है, दो भाग हो जाती है। मतलब कांग्रेस में जैसे 69 में कांग्रेस पहली बार गैर कांग्रेस सरकारें बनी, 69 में स्प्लिट हो गया। 1977 में जब इंदिरा गांधी हारी, तो तीन चौथाई पार्टी छोड़ के चली गई। नरसिम्हा राव का समय जो हम लोगों ने दोनों ने कवर किया, कितनी सारी सिंधिया कांग्रेस, बंगारप्पा कांग्रेस, तिवारी कांग्रेस, बाद में फिर ममता कांग्रेस, कितनी सारी कांग्रेस बन गई। अब आप देखिए 14 से 24 के बीच का जो पीरियड रहा है, या अभी 11 साल में कोई कांग्रेस में दो फाड़ नहीं हुई। बिल्कुल, कांग्रेस के जरूर 150 लोग समय समय में पार्टी छोड़ते रहे। तो राहुल गांधी इस तरीके से बड़े क्षुब्ध इस बात से मुझे लगता है, राजनीतिक रूप से लगते हैं, कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस में कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई पैमाना नहीं है, तो वो एक मनमानी राजनीति, और उनका राजनीतिक सोच जो है बहुत अलग है। इसमें ब्रजेश जैसे भी हम चर्चा भी कर रहे थे, आपको इसमें भी पीछे देखना होगा कि जिस तरीके से उनकी जो राजनीति में आए, तो राहुल गांधी का बिल्कुल अलग तरीके से परवरिश, मतलब राजनीतिक रूप से परवरिश हुई। अच्छा, जब संजय जी की वो हुआ, तो संजय जी का क्या हुआ, पूरा वो सर्वसर्वा थे, तो पूरा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई, और जिससे कांग्रेस को नुकसान मतलब ज्यादा और फायदा कम हुआ। राजीव गांधी का भी हम लोगों ने देखा, जब राजीव गांधी जब संजय गांधी के निधन के बाद में जब राजीव गांधी सक्रिय राजनीति में आए, मतलब 1981 से 84 के बीच में, राजीव गांधी का भी पूरा दबदबा था। राहुल का ऐसा नहीं हुआ, और उसमें मुझे लगता है कि सोनिया गांधी वो इंदिरा गांधी की तरह नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह की खुली छूट और मनमानी नहीं करने दी, तो पार्टी में अघोषित रूप से टकराव हुआ राहुल गांधी और स्थापित नेता का। आगे की कहानी तब तो मेरे ख्याल से उसके बिल्कुल सही इन्होंने कहा,
मुझे लगता है कि चूंकि उस दौर में हम लोग बहुत निकट से राजनीति को कवर कर रहे थे, कांग्रेस की खास तौर पे, राहुल उस समय थोड़ा सही में रिलेक्टेंट थे भी। जैसे उनके पिता के बारे में भी कहा जाता शुरू में कि उनकी भी इच्छा नहीं थी राजनीति में आने की, मजबूरी में उनको आना पड़ा। इंदिरा गांधी ने जब एक बेटा खो दिया तो उन्होंने इनसे कहा कि आप आके मेरा हाथ बटाओ। जब ये लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब राजीव जी की डेथ हुई उसके बाद लंबे समय तक, और नरसिम्हा राव का पीरियड उसके बाद तक भी, राहुल तो विदेश में ही रहे। और जब सोनिया गांधी भी बनी अध्यक्ष तो हमको ध्यान है, खैर वो तो घटनाक्रम भी बड़ा अजीब सा था, तख्तियां उखाड़ के फेंक दी गई थी और सब हुआ वो। लेकिन राहुल गांधी को मुझे लगता है वो सब देख के भी लगा होगा कि इस टाइप की अगर पॉलिटिक्स है तो इसमें नहीं आना ही ठीक है। हाँ, राहुल के आसपास के लोग, दूर के नेता भी ये बताते हैं कि उनमें एक जो चीज बड़ी कमी दिखती है वो है कि सत्ता पाने की भूख नहीं है। जबकि और सारे पॉलिटिशियन या कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं, उनमें सत्ता पाने की भूख होती है पॉलिटिशियंस में। जैसे हरीश खरे जी की किताब थी, चुनाव पे लिखी थी, उन्होंने लिखा कि मैं इस बात को देख के हैरान रह गया कि ठीक चुनाव के रोज, चुनाव वोटिंग खत्म हुई, हम लोग चाणक्यपुरी में कहीं डिनर करने गए थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा राहुल बैठे हैं यहाँ पे। तो देखा कि चुनाव के रोज, आज चुनाव खत्म हुए हैं, उस दिन कोई पार्टी के इतना बड़ा नेता बजाय बैठ के चुनाव की रणनीति या क्या हमको पाया, क्या हमने खोया, इसकी रणनीति बनाने के बजाय या इस पर सोचने के बजाय इस तरीके से चाणक्यपुरी में किसी दोस्तों के साथ डिनर कर रहा हो, तो निश्चित ही हम सब लोगों को बहुत हैरानी जो ये बात बोली अभी कि उनकी सोच ही नहीं है उस तरीके की, वो अभी उन्होंने 4 दिन पहले आपने देखा नहीं बयान दिया कि मैं राजा वाले कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं। वो बात उन्होंने बोली, बड़ी फिलोसॉफिकल सी बात भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ना तो मैं राजा हूँ ना राजा बनना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं तो आम आदमी की तरह आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। तो वो एक कहीं ना कहीं वो बात, एक नए तरीके की पॉलिटिक्स वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, वो हमेशा जो व्यवस्था के खिलाफ अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, और जो संजीव ने जैसे बताया या आप कह रहे थे कि वो अध्यादेश फाड़ने वाली बात उन्होंने कही कि मेरा मन करता है कि अध्यादेश फाड़ूं, वो व्यवस्था को बदलना चाहते थे, वही व्यवस्था चलती रही। तो कांग्रेस में जो बड़े बूढ़े थे या जो राजीव गांधी और इंदिरा जी के समय लोग थे, उनके साथ उनका एक तरीके का अघोषित रूप से टकराव रहा, और वो टकराव ये G23 में भी हमें नजर आया, जो एक चिट्ठी लिखी गई थी, और उसमें भी राहुल गांधी के कामकाज करने के तरीके, तौर तरीके से लोग सहमत नहीं थे। राहुल गांधी ने, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कैसी, मतलब राजनीति में वो एक सचिन पायलट को राजस्थान में, TS सिंहदेव को छत्तीसगढ़ में, और ज्योतिरादित्य को शायद यहाँ बनाना चाहते थे, लेकिन वो जो अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह और पूरा एक कांग्रेस की जो पुराने चावल थे, चलती तो उनकी बहुत थे। देखिए, मैंने संजीव लिखा मैंने कि जब राजस्थान के चुनाव का रिजल्ट आया तो वो जो सचिन पायलट जो थे, वो जो टोंक से जीते थे, सीधा उन्होंने एयरपोर्ट से सीधे 12 तुगलक क्रेसेंट, मतलब जो राहुल गांधी के निवास पे गए। अब अशोक गहलोत जो सरदारपुरा से जीते थे, उसी समय उनकी भी फ्लाइट लैंड की, वो कहाँ गए? वो गए 23, हाँ, वेलिंगटन, मदर टेरेसा रोड, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्ता का कहाँ से तिगड़म होता, और कामयाब कौन हुए? वो हुए, नॉट सचिन पायलट। तो इस तरह के जो अंतर्द्वंद, देखिए राजनीति, इनफैक्ट कमलनाथ भी बहुत अनकंफर्टेबल रहते थे राहुल गांधी के साथ, और वो कमल बोलते थे सबके सामने। जी। कमल टेस्ट करिए उसको, जब यहाँ इंदौर में आए थे, अभी भोपाल आए तो अभी उन्होंने कमल प्लीज कम। हाँ, कमलनाथ ये मुझे कह रहे थे, ऐसा करके उन्होंने कहा था ना, हाँ, कि ये बारात घोड़े नाचने वाली जो ये कमलनाथ बोल के कैसे बोला, वो भी बड़ा उनका ऐतिहासिक बयान था कि 3 घोड़े होते हैं। हाँ। मैं एक बात अभी जो अभी रशीद भाई कह रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटी सी चीज है कि एक बड़ी नाइंसाफी भी उनके साथ ये कि पहले कहते थे कि साहब ये सारे बुजुर्ग भरे हुए हैं और यूथ को आगे नहीं आने देते, यूथ को आगे नहीं लाने देते थे, पार्टी में कोई चुनाव नहीं होता है, मनोनयन हो जाता है नेताओं। और जब उसने कोशिश की राहुल ने कि वो एक नई टीम को आगे लाएं, एक नई टीम को, भाई प्रदेशों में नए अध्यक्ष उसने बनाए, अरुण यादव यहाँ बनाए, बाकी जगह ऐसे, तो वो उसका विरोध भी हुआ। तो ये बड़े अजीब सी स्थिति में उसको झेला उन्होंने, और वो उनका जो अध्यक्ष पद से इस्तीफे का जो पत्र है, अगर आप उसको पढ़ो ध्यान से, तो राहुल गांधी को आपको समझने में बड़ी आसानी है। उसमें उन्होंने ये बात कही कि भाई कमलनाथ का नाम नहीं लिया, गहलोत का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने कहा कि बड़े नेता जो हैं अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, और फिर उसको जिताने के लिए पूरी ताकत, बाकी पूरी पार्टी हार जाए। और ये सच्चाई है। देखिए, ये सच्चाई भी। अभी जब ये संजीव बात कर रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था, मैंने पहले एकदम इतिहास का, देखो ये तो लोकशाही है, राजशाही नहीं है, लेकिन राजशाही में भी क्या होता है, जब निजाम बदलता था, कोई राजा गुजर जाता था या उसका दूसरा राजा आता था उसी परिवार का ही, लेकिन वो पूरे लोग साफ हो जाते थे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अकबर के जो बादशाह अकबर थे, उनके वहां पर बैरम खान का बड़ा रोल था। बैरम खान ने ही, जब तक अकबर बहुत छोटी उम्र में 11-12 साल में बन गए थे, लेकिन उन्होंने 17-18 साल तक जो था उनको बैरम खान ने ही चलाया। अब जब अकबर समझ में आ गया उनको,
जब वो 18-19 साल के हुए, सबसे पहला काम उन्होंने क्या करा, बेगम खान को उन्होंने गुजरात के रास्ते, इत्तेफाक की बात है, गुजरात के रास्ते हज करने के लिए भेजा और वहां पर डाकुओं ने हमला कर दिया, उनको अंदर कर दिया, या मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। तो वो तो उस समय में बड़ा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो व्यवस्था जैसे है ना, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, तो वो वाली बात वो कांग्रेस में वो नहीं हुई। कांग्रेस में जब निजाम बदला, सोनिया कांग्रेस से राहुल कांग्रेस हुई, लेकिन वो राहुल के पास में वो ड्राइविंग सीट के ऊपर नहीं थे और उसकी वजह से बहुत सारी अड़चनें हुई। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उस ड्राइविंग सीट पर बैठना ही नहीं चाहते थे। चाहते तो वो केंद्रीय मंत्री बन जाते, चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते, मगर उन्होंने अपनी तरफ से, या तो आपको क्या लगता है, इच्छा जाहिर नहीं किया, उनकी मम्मी ने नहीं बनने दिया? नहीं, मुझे लगता है इसमें कि एक वो, जैसे कि शुरू में रहीश भाई ने बोला था कि जो राजीव गांधी का सपना था ना कांग्रेस के रिफॉर्म करने का, या कांग्रेस के अंदर कुछ बदलाव नए ढंग से, तो वो जो राहुल भी ये चाह रहे थे कि वो एक अलग पैरेलल अंदर के अंदर एक रिफॉर्म करके एक पार्टी खड़ी करे नए सिरे से, एक नई कामराज योजना। उसमें सबसे पहला टकराव उनका किससे हुआ? अहमद पटेल से, क्योंकि वो उस समय तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव थे, पार्टी को संभाल रहे थे चीजें। अब इस टकराव ने राहुल गांधी का काफी नुकसान किया और उस क्रम में पार्टी का भी नुकसान हुआ। राहुल गांधी एक नई टीम लेके आगे बढ़ रहे थे और वो चूंकि पुरानी टीम को अलग करके नहीं रख पा रहे थे, वो एक सामंजस्य न बिठा पाने की वजह से नुकसान हुआ। ये जो G20 बना और सारी चीजें हुई और तमाम नेताओं ने चिट्ठी लिखी और खिलाफत करी, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी चीज है कि राहुल की एक खासियत है कि वो कभी भी आक्रामक नहीं हुए। एक उसकी आपने राशि में देखा होगा कि वो बड़ा मतलब बड़े नेताओं को उन्होंने कभी उस तरीके से उनके साथ ह्यूमिलेट नहीं किया, न कभी उनके बारे में टिप्पणी की। बहुत हल्की टिप्पणी कभी पार्टी छोड़ के जाने वालों के ऊपर की थी कि महल बचाने वाले जब महल बचाने के लिए चले गए या जो भी है, लेकिन अमूमन वो इस तरह की टिप्पणियां करने से बचते हैं और ये उनकी राजनीति का बड़ा एक सकारात्मक पहलू भी है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी मुद्दों की इन दिनों उनको बहुत अच्छी समझ है। मैं फिर बताऊंगा कि 2018 में मिले थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा आपको पाकिस्तान से डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान से हमको नहीं डरना चाहिए, हमको बांग्लादेश से डरना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश हमारे देश की इकोनॉमी को खा जाएगा। ये बात उन्होंने 2018 के चुनाव के पहले कही थी और हमने कुछ दिनों में देखा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बड़ी ग्रो कर गई और हमारे सारे धंधे विदेशी कंपनियों के सब वहां चले गए। जैसे उन्होंने नोटबंदी पे कहा था कि नोटबंदी डिजास्टर साबित होगा, जीएसटी पे कहा था, और अब ये जिस तरीके से चुनाव आयोग के गड़बड़ झाले पे बोला है, तो मुझे लगता है कि मुद्दों की तो उनको समझ है, पेश करने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। ये ब्रजेश आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। एक्चुअली हमारे यहाँ देश की राजनीति में चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर के लोग हों या प्रधानमंत्री, वो उमन उनकी बड़ी सतही नॉलेज होती है। कुछ अपवाद छोड़ दें, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनके क्या होता है, जो उनके सलाहकार, जो उनके ब्यूरोक्रेट, जो उनके विश्वास पात्र, वो उनको चलाते हैं। अब राहुल गांधी को खासतौर से दो विषय में मैं जरूर समझता हूँ कि विदेश नीति के और अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, जबकि उन्होंने वो सब कुछ पढ़ा भी नहीं। वही आप बता रहे थे उनकी पढ़ाई कैसी हुई? उनकी पढ़ाई तो वैसे खैर मतलब हिस्ट्री, उन्होंने पहले हिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ा पहले। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात आपने कही और ये भी उनकी पर्सनैलिटी के लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ 31 अक्टूबर 1984 को, तो राहुल गांधी जो थे उस समय स्कूल में थे और कई घंटे मतलब यही नहीं पता चला, किसी का फोन गया कि पता चला उनकी दादी का निधन हो गया, और वो आखिरी टाइम वो 7th 8th क्लास में थे, आखिरी बार वो स्कूल गए। उसके 84 से लेके ब्रजेश जब तक उन्होंने 12th का क्लास नहीं कर लिया, वो घर में ही पढ़े। एक टीचर आता था, दूसरा टीचर आता था। अब आप, हम, संजीव, हम सब जो है स्कूल कॉलेज में पढ़े। वो एक समय होता है जब आदमी बहुत कुछ सीखता है, बहुत सी गलतियां भी करता है, बहुत मस्ती करता है, लेकिन उनको सुरक्षा की वजह से वो जब तक राजीव गांधी जब तक प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद तो वो जो थे वो बाहर चले गए, और बाहर भी उन्होंने एक तरीके से गुमनामी में पढ़ा ज्यादातर, चाहे वो इंग्लैंड में रहे हों या अमेरिका में रहे हों, दोनों जगह। तो उनको उस तरीके का एक जो कॉलेज और स्कूल के जो मस्ती या मनमौज करने का मौका मिलता है, वो उनको उस तरीके का नहीं मिला। मेरे ख्याल से वो भी उनके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं, और फिर जैसा उन्होंने कहा कि जिस आदमी के साथ, जो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन में जो व्यक्ति था, कि उसके साथ वो बैडमिंटन खेलते थे और उससे बैलेंस बिगाड़ दिया और दादी को मार दिया। मुझे लगता है कि ऐसी फिर पिता के, उस समय वो इंग्लैंड में थे और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं था, मतलब जूतों से पहचानने के अंतिम समय बॉडी भी नहीं देख पाए, तमाम इस तरह की चीजें। ये देखिए ब्रजेश जी, ये बड़े संवेदनशील मामले होते हैं, मस्तिष्क पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ट्रस्ट, खासकर बचपन में। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, जो पता नहीं हो सकता आप दोनों मुझसे इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, उनका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है राहुल गांधी का। उनका ये फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, कि मतलब कोई भी वो मतलब पद के लिए वो नहीं है। मनमोहन सिंह ने भी हमको सबको बताया कि वो चाहते थे कि वो 2 बार उन्होंने एक विधिवत रूप से कहा कि आप मंत्री बन जाइए, लेकिन राहुल गांधी को लगा फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर।
अब ये कौन आदमी कब डिजर्व करता है, कब यहाँ तो हमारी राजनीति में ये जबकि वो उनकी गलती भी मानी गई। गलती मानी और तो कि अगर वो लेकिन समय मैं उस बारे में उनका हाँ। सम्मान, मतलब एक बैसियत पत्रकार है, उसका सम्मान हाँ। करता हूँ कि उन्होंने, देखिए हमारे यहाँ देश बहुत बड़ा है। जो राजीव गांधी जब बने तो 37 साल के थे प्रधानमंत्री, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी, हो सकता है कभी कोई कहे ना कि कहीं ना कहीं कि राजीव गांधी जो बने उस समय वो इस तरीका का उनका बड़ा अनुभव नहीं था, और इसीलिए वो एक तरीके का धोखा खाए राजनीतिक रूप से। तो वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और अब तैयारी का महत्वपूर्ण पड़ाव आया है जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। और उन्होंने देखिए बहुत से मुद्दे ऐसे बताए, खासतौर से भारत चीन के संबंधों के बारे में, भारत अमेरिका के संबंधों में, जो आज सही बातें साबित हो रही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा नजरिया थोड़ा बदला है, वो नहीं बदले हैं। नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान का जो ये अभी युद्ध हुआ, इस पूरे दौर में आप देखो, उसके पहले भी और उसके दौरान भी और उसके बाद भी राहुल गांधी का आचरण, उनका व्यवहार, उनके बयान, उनकी टिप्पणियां सब बड़ी मर्यादित और बहुत सोची समझी रही। इससे लोगों को लगा कि वो काफी पढ़ते हैं, उनको दुनिया का नॉलेज है काफी। वो ड्रोन के बारे में काफी पहले से कह रहे थे, तब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। विपक्ष की एक तो ये बड़ी है कि उसकी पप्पू से लेके अभी तक उनके हर बयान को जानबूझ के ऐसे कर देते हैं कि वो आदमी को लोग सीरियसली लेना, और एक जनरल पब्लिक में इमेज, जबकि वो बहुत सीरियस मुद्दे उठाते हैं। और वो थोड़ा सा उनका वो बाएं चढ़ाना, और चूंकि टी शर्ट और जींस, तो ऐसा हो गया हमारे देश में नेता मतलब वो कुर्ता पजामा ही पहनेगा। हाँ, ये तो हम समझ गए कि कैसे अनकन्वेंशनल या अनट्रेडिशनल पॉलिटिशियन बन के उभर रहे हैं राहुल गांधी। क्योंकि आज जैसे आप कह रहे हैं कि हम नेताओं को कुर्ता पजामा के तौर पे ही उनको देखा है, हमेशा देखा है, चाहे नई उम्र के नेता हो चाहे पुरानी उम्र के नेता हो। मगर राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान अपना जो टी शर्ट और जीन्स और हाँ। हाँ, और वो भी टी शर्ट थोड़ी ऊंची चढ़ी हुई जिसमें उनके वो बाइसेप्स यंग वगैरह जनरेशन के साथ जुड़ने की कोशिश है। तो उससे भी मुझे लगता है, है वो तो आप देखो उसमें जूडो कराटे भी, फिर कभी हाँ। पानी में कूद गए तो कभी क्या देखिए वो राइफल शूटिंग का उनका पूरा पिस्टल के वो एक राष्ट्रीय स्तर का, मतलब उनके निशानेबाज थे, उसी के बुनियाद पे उन्हें सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन भी मिला था। लेकिन ब्रिजेश, आप जो लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे, मेरा अलग मत नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप उनके जो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में चेंज की बात कर रहा, मैं उनकी जो मेंटल स्टेमिना है वो बहुत स्ट्रांग है। देखिए इतने, और ये प्रशांत किशोर और बहुत से लोगों ने कहा कि वो इतने समय जमे रहे, मतलब इतने विरोध और तिरस्कार और मखौल उड़ाने के बावजूद वो पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, कुछ लोग कहते हैं कि पप्पू की उपाधि एक्चुअली कुछ जो यूपीए के मंत्री थे उन लोगों ने ही दी, उन्होंने पप्पू पप्पू कहना शुरू किया। कौन हो सकता है वो? तो नहीं, मुझे नाम पता है, लेकिन किसी और समय कहेंगे। तो वो सारी की सारी बातें हुई, और उसके बाद जिस तरीके का राजनीतिक रूप से धोखा खाया, पंजाब की राजनीति देखिए, नवजोत सिद्धू, और उसके बाद जो अब ये सिद्धू ने ये पप्पू वर्ड इजाद किया था, सिद्धू ने पकड़ लिया। हाँ, ये उन्होंने वहीं से शुरुआत हुई थी ये। और ये कांग्रेस की, जैसे मैंने ये पहले भी कह रहे थे कि उनका नुकसान कांग्रेसियों ने ज्यादा किया है। ये तो बाद में बीजेपी वालों ने जब देखा कि वो एक चुनौती बन के सामने आ गए मजबूत, तो फिर उन्होंने कहा इनको पप्पू पप्पू करके डाउन करो। और ब्रिजेश देखिए, समय बड़ा, लोग तो बातें करते रहेंगे। एक और जो मैंने और संजीव ने, हमने बड़ी, और आपने भी, हमने सब राजनीति बड़े करीब से देखी है। देखिए जो लंबे अरसे तक जो सत्ता, जैसे दिग्विजय सिंह का यहाँ लंबा समय रहा था, या फिर शिवराज जी का, क्या होता है, विपक्ष भी अघोषित रूप से कंप्रोमाइजेस करता है। इंदिरा गांधी के समय भी होता था विपक्ष में, और जब इंदिरा गांधी जो बाहर गई, तब जो था, इंदिरा गांधी ने सबसे पहले राजनारायण और चरण सिंह को अपनी तरफ करा, और मोरारजी देसाई का पतन हुआ। तो एक तरीके से एक सेटिंग वाला मामला रहता है कि ना तुम हमको वो करो, हम विरोध करते रहेंगे पब्लिक में, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। राहुल गांधी ने, और ये मैं उसको पूरा क्रेडिट देता हूं, बहुत हुआ है, बहुत मध्य प्रदेश की पूरी स्वर्णिम इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है। 2 बार सरकारें गिरी, और उन्हीं लोगों ने गिराई जो सरकार में थे। यहाँ तो विपक्ष, यहाँ तो मजाक चलता है कि भाई विपक्ष के नेता की ज्यादा चलती है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी का एक नेता पेरोल पे भी होता है। बिल्कुल। और आप पूरा, मतलब देखिए जो यूपीए के समय जिस तरीके से, मतलब समाजवादी पार्टी और मतलब बहुजन समाज पार्टी दोनों यूपीए का समर्थन कर रहे थे, डीएमके आईडीएमके दोनों समर्थन कर रहे थे। वो जो वहां के ऊपर वो कश्मीर की दोनों पार्टियां थी, दोनों समर्थन कर रही थी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये हमारे देश के, लेकिन राहुल गांधी ने 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार से कोई भी समझौता नहीं किया है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, चाहे वो कोई बड़े अपॉइंटमेंट्स का मामला हो, चाहे कुछ हो, बहुत मिली भगत होती है। अभी अशोक जी के कोई रिश्तेदार हैं, करीब मुंबई हाईकोर्ट के जज हो गए, कैसे हो गए, मतलब अब ये खोज का विषय है। लेकिन इस तरह के इल्जाम जो है आप राहुल गांधी के ऊपर नहीं लगा सकते। तो ये तो है कि राहुल गांधी का अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करना चाहते हैं। मगर क्या आपको लग रहा है कि अब इस दौर में अपोजिशन के लिए, सरकार के लिए, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए अब ज्यादा बड़ी चुनौती बन के उभरेंगे? मुझे लगता है कि
धीरे धीरे अब चूंकि देखो ये बात रशीद भाई ने शुरू में भी कही थी कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं। मोदी अलग पर्सनालिटी, लोग उनसे कंपेयर करने लगते हैं राहुल हाँ, गांधी ये को। बड़ी ये ये राहुल के साथ बड़ी दिक्कत हुई कि राहुल की ये तुलना सीधे नाइंसाफी मोदी से है। कर दी। हाँ, वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। हम्म, हाँ, लेकिन चुनौती चूंकि विपक्ष के इस समय विपक्ष में एक अच्छे नेता की कमी है देश में, हम्म। और राहुल गांधी ने उस कमी को धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरा करने की कोशिश की। इतने हमलों के बाद इतना उनके ऊपर कितने गंदे आरोप भी, मतलब पर्सनल लेवल तक भी चले गए, क्योंकि कोई पार्टी की नेता की लड़की उसी के बारे में बकवासी, विपक्ष ने उनको कहीं छोड़ा नहीं, उनके ऊपर कोई, फिर भी वो लगातार अपने सब्जेक्ट पे धीरे धीरे करके अब चुनौती तो उन्होंने खड़ी कर दी है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे देश में आप ये तो समझ लीजिए कि चर्चा तो चल पड़ी सब तरफ, चाहे वो यंग जनरेशन हो, बड़े हो, बूढ़े हो, विपक्ष हो, पढ़े पढ़े लिखने वाले लोग हों। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबको ये तो लगा कि क्या मजाक बना हुआ है चुनाव आयोग का, ये क्या सिस्टम है। इस तरीके से अगर पूरा की पूरा इलेक्शन आपने चुरा लिया है तो वो तो बात ही गलत है। उसके लगता है राहुल ने बड़ा होमवर्क किया है जो जी, कहीं- बड़ी देखिए वही मैं कह रहा हूँ गहराई में। देखिए सचिव भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं कि चुनाव में कोई धांधलेबाज़ी हो रही है और बड़े पैमाने पे, हमारे पास कोई तथ्य प्रमाण नहीं थे और शायद अभी भी है नहीं, लेकिन उसकी गहराई में कोई नहीं जाना चाहता था। मध्य प्रदेश के आपको याद है 2018 में 18 में भी बहुत सारे इल्ज़ाम, जो जीत जाता है वो सुखी हो जाता है, उसको लगता है सब सब ठीक ठीक है। हो गया। आपको याद होगा एक बार शरद यादव जो थे धरने पे बैठे थे, लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था मधेपुरा से, मधेपुरा में, हाँ। और वो कह रहे थे हाँ। कि चुनाव में धांधलेबाजी हुई है, और फिर पता चला जी, खबर आई कि वो तो आगे चल रहे हैं। उस जमाने में वो मैनुअल काउंटिंग होती थी, तो वो एकदम से उन्होंने धरना वरना उठ के खड़े हो गए कि हम चुनाव जीत गए, तो 7 खून माफ। लेकिन हाँ। मुझे लगता है जो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसको आप कांग्रेस और भाजपा या हार जीत के पैमाने से मत नहीं देखिए। देखिए मैं कल किसी टीवी पे था तो मैंने वही कहा, मैंने कहा देखिए ये हम शकूर राणा क्रिकेट के मैदान में, एक पाकिस्तान का एक बड़ा बदनाम अंपायर थे, जी। उनका एक बड़ा मुझे एक अखबार की कटिंग भी याद है कि उसमें लिखा था, अखबार की हेडलाइन थी, उसमें लिखा था मियादाद एलबीडब्ल्यू इन पाकिस्तान। तो मतलब पहली बार मियादाद को एलबीडब्ल्यू दिया गया था। एमजे अकबर साहब ने हाँ, एमजे अकबर साहब की लिखा था द एशियन एज की हेडलाइन थी कि इंडिया टीम को 11 प्लेयर और दो दो एम्पायर दो उनके उनके साथ। साथ खेलना होता है। लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका जो डिक्की बर्ड थे या साइमन टॉफेल वैसी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर एक बुनियादी सवाल, देखिए हम एक नागरिक हैं, संवेदनशील, हमारी समाज से हमारा लगाव जुड़ाव है, तो हमें उस चीज को बड़ी चुनौती लगती है कि भाई जीते कोई भी, लेकिन मैच आप निष्पक्ष हो। मैच और निष्पक्ष होना फिर चाहिए। देखिए स्तर भी नीचे इतना, अभी ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। हाँ। आज जो कार्टून जिस तरीके से बना रहे हैं, बीजेपी वाले बना रहे हैं, एक स्तर, मतलब आप राहुल गांधी, ठीक है विपक्ष का नेता कोई भी हो सकता है, राहुल गांधी के बजाय ये भी हो सकते हैं कल को, तो लेकिन किसी विपक्ष वाले के इस तरीके के कार्टून हमने तो पहली बार देखे इतने। देखिए और विस्तार न्यूज के माध्यम से आपको देखिए एक और चीज उसके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। देखिए ये चीज एक लोगों की भ्रांति है कि अगर जो एक व्यक्ति है वो राजनीति कर रहा है, वो नहीं जीत रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक फेलियर या फ्लॉप है। देखिए राजनीति में हमेशा इंदिरा जी का एक बड़ा लंबा समय रहा, 2-3 उसके चरण थे। ये नहीं था कि विपक्ष उस समय अच्छा नहीं था। ज्योति बासु, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमाय, मधु दंडवते, और सबसे बड़े राजनारायण, राजनारायण, अरे वो जो होते हैं लोहिया जी, हाँ, राममनोहर लोहिया राममनोहर लोहिया। कभी चुनाव जीते ही नहीं थे। कभी सबसे नहीं। बड़ा तो तो- प्रत्यक्ष प्रमाण तो बीजेपी है। बिल्कुल। हाँ। 2 ही सांसद थे, 200 बिल्कुल। 200 तो तक ये आते उसका हैं, इतनी लंबी यात्रा की। रिफ्लेक्शन नहीं था। हम्म। देखिए राहुल गांधी की सबसे बड़ी बात जो है कि जैसे मैं कहता हूँ पॉपुलर रेटिंग आती है कि 25% अगर किसी की रेटिंग आ रही है 20% से ज्यादा, प्रधानमंत्री की जरूर 60% है, 50% है, लेकिन अगर विपक्ष के नेता की 25% रेटिंग आ रही है, हाँ, वो काफी। रेटिंग जैसे तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का एक काल, एक युग होता है। नेहरू जी के जो विरोधी थे, ये नहीं थे कि वो कम थे, लेकिन नेहरू जी का समय चल रहा था, फिर इंदिरा जी का समय चला, अब मोदी जी का युग चल रहा है। तो लेकिन हर चीज के देखिए परिवर्तन तो नियम है। और अब अभी लोकसभा का जो ऑपरेशन सिंदूर पे पता नहीं राहुल का वो संजीव भाषण। की क्या राय है, जो एक भाषण हुआ, पहली बार मैंने एक भाषण देखा, जो बहुत टाइम 14 से लोकसभा के हम देखते आ रहे हैं भाषण, जो डिबेट होती थी, चर्चा, उसमें हमेशा जैसे बॉक्सिंग के टर्म में होता है ना कि नॉकआउट होता था, कि मोदी जी आए और पता चला उन्होंने पंच मारा और वो सामने वाला विपक्ष ढेर। अब की जो अब आप कौन जीता कौन हारा, ये तो मैं सबके विवेक पे छोड़ता हूँ, आपके दर्शकों के। लेकिन वो अगर बॉक्सिंग के उसमें देखें तो टेक्निकल पॉइंट पे विक्ट्री या मतलब हार या जीत हुई थी, नॉकआउट नहीं था। तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत है। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब से प्रियंका आई हैं तो राहुल को कितना सपोर्ट मिला है पार्लियामेंट में, खासकर लोकसभा में? आपने कभी कल्पना की थी कि आप दोनों लोगों ने पार्लियामेंट लंबे समय तक कवर की है, क्या एक ही हाउस में राहुल प्रियंका को एक साथ बैठे देखेंगे?
अरे साहब, और यदि इनको तो रायबरेली से इस्तीफा नहीं दिया होता तो मैडम भी उनकी मम्मी भी होती। विपक्ष को तो छोड़िए, कांग्रेस के लोग भाई बहन के बीच में भी विवाद कराने से बाज नहीं आए, जबकि ऐसा कभी नहीं रहा। मतलब ये मैं तो बहुत लंबे समय से 10 जनपद को कवर करते रहे हम लोग एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन मैं आपको मतलब बड़ा यकीन से कह सकता हूँ कि भाई और बहन के बीच में बहुत जबरदस्त रिश्ता है। अच्छा। और वो इतना सपोर्ट करती है प्रियंका, तमाम खबरें बीच में जैसे कई बार इधर उधर की उड़ती रही, कहीं भी करते रहे, लेकिन वो जो है पूरी तरीके से अपने भाई के पक्ष में। और आप ये देखिए कि इस बार आप देखो कितनी स्ट्रेटेजिक था, भाषण उसका हिंदी में था प्रियंका का। हाँ। और राहुल का भाषण इंग्लिश जो में था था। वो इंग्लिश में था। कई लोगों ने कहा साहब अंग्रेजी में बोलते हैं नेता विपक्ष हैं, लेकिन उसके बाद में किसी एक नेता का देख रहा था स्टेटमेंट कांग्रेस के, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि साहब हिंदी में तो प्रियंका जी ने दे दिया, और जो एक नॉर्थ ईस्ट है, साउथ इंडिया है और विदेश है, वो भी एक ऑडियंस है, वहां भी कांग्रेस को एड्रेस करना है। तो वहां राहुल गांधी उसको एड्रेस कर रहे थे पूरा, प्रियंका ने बड़ा सपोर्ट किया है। बहुत ज्यादा। पर वो देखिए वो अपने आप को मतलब कहती हैं राहुल को कि माई लीडर, अच्छा, और वो मैंने- पूरा उनका जो राहुल के प्रति जो मतलब जो आदर सम्मान प्यार मोहब्बत वो भाव झलकता है छोटी छोटी चीजों से। जैसे हाथ पकड़ के बात करती हैं, कान में कुछ कहती हैं, क्या करती है, हम कोई टकराव का वो गुंजाइश नहीं। जैसा संजीव कह रहे थे बिल्कुल सही के 10 लोग हैं जहाँ दरार पैदा करना चाहते हैं, पार्टी के मगर अंदर भी मगर और हाँ, बाहर भी, विपक्ष भी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा क्योंकि उनका अपना बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। प्रियंका गांधी की राजनीति में आने का औचित्य केवल और केवल राहुल गांधी को मजबूत करना है, उनका दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए ये भी बड़ी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए अनेक उदाहरण दे सकते हैं। मैं अभी आपसे पूछूं तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य तो पिछले लोकसभा में भी थे। बिल्कुल। तो ये 3 और 2, अच्छा 2 ही हैं सदस्य, 2 तो हमेशा वरुण गांधी और मेनका गांधी कितने समय साथ साथ रहे, 4-5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। लंबे तो एक समय पे सिंधिया परिवार के में जब राजमाता भी सदस्य थी, सिंधिया माधवराव भी। जी भी थे और वसुंधरा भी वसुंधरा थी, जी भी थी। 3 लोग एक ही सदन में थे। तो ये तब कहने को, ये लोकतंत्र में ये सब कहने की बातें ये बचकानी होती हैं। दरअसल बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि कितने विषम परिस्थितियों में, देखिए ब्रजेश आपने भी बहुत चुनाव कवर किए हैं, संजीव, जब कांग्रेस में प्रचार का मामला आता है इलेक्शन में, तो इलेक्शन में प्रचार के लिए जो कैंडिडेट होते हैं, जो मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी, चाहे वो लोकसभा के हो विधानसभा के, उनकी मांग क्या होती है कि सोनिया गांधी आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए। उसके बाद वो किसकी मांग करते हैं? उसके बाद वो मांग करते हैं कि नवजोत सिद्धू हो, मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, कोई फिल्म एक्टर हो, नकला हाँ, हो, जो किसी वो अपने जो हाँ, बीच सितारे का हैं। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उनकी वो कोई मांग नहीं कोई होती। भी नहीं। वो शशि थरूर हैं, बड़े अच्छे हाँ। लीडर हैं, लेकिन उनकी केवल केरल के मतलब तमिलनाडु में लोग नहीं उनकी मांग करते हैं उस तरीके से। खड़गे जी की मांग नहीं होती, खड़गे तो कोई भी नेता हो, मनमोहन सिंह जी की मांग नहीं होती बिल्कुल, जी। मनमोहन सिंह बिल्कुल। तो हम ये लोग- हालांकि खड़गे जी ने वो अच्छा बोला ये देखिए ये हमारे देश की राजनीति की विडंबना है, और इसको भी समझना चाहिए कि सारा जो हैवी लिफ्टिंग का काम है वो नेहरू गांधी परिवार करता है। और अब प्रश्न ये उठता है, मौलिक प्रश्न ये कि क्या कांग्रेस ने उनको फेल किया या वो कांग्रेस को फेल कर रहे हैं? ये इतनी तारीफ तो हमने खैर राहुल गांधी की काफी की, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें उनको थोड़ा बचना भी चाहिए उससे। जैसे कि अब एक बार जो उन्होंने सिंधिया को आंख मार दी थी पार्लियामेंट में, थोड़ा सा बचकाना सा, लोग एक मैसेज गलत जाता है। या प्रियंका उनकी बहन है, बहुत स्नेह दोनों भाई बहन जब चाहे में, उनको उनकी चूम गाल लेते पे हैं। हाँ वो उस तरीके से, ये थोड़ा सा भारतीय समाज है तो उसको लेकर के विपक्ष जो है उसको इतना वो कर देता है। अभी हमको ये मानना तो पड़ेगा कि इंडिया अभी भी उस लेवल पे ऑर्थोडॉक्स है, हाँ बिल्कुल और वो बिल्कुल। तरीके थोड़ा से वो जो उनको हवाई चुम्बन, हाँ वो भी दिया था फ्लैंक किस। वो वही ये सब चीजें उनको बचना चाहिए। हाँ, अब वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, उस लेवल पे आ गए हैं कि अब उनको थोड़ा और कुछ नहीं तो उनको अटल जी को ही थोड़ा सा देखना चाहिए कि बिल्कुल। लीडर ऑफ अपोजिशन वो किस तरीके से। पर मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को इस स्तर पे बदलेंगे। अब वो तो अपना जो उनका एजेंडा है, एक और हाँ आप बिल्कुल नहीं बदलेंगे, अब वो हाथ हाँ। चढ़ाना बंद कर हाथ दिया चढ़ाना उन्होंने। बंद कर दिया और मुझे एक और गंभीर उनके ऊपर मुझे लगता है कि मीडिया को लेके भी उनके मन में बड़ा एक बहुत। गलत हाँ, फहमी और थोड़ा भ्रांति सा है। बहुत हाँ। देखिए कश्मीर मतलब कन्याकुमारी से लेके कश्मीर आप देखें, हर मतलब प्रदेश में, एक तो खैर कहना सही नहीं, अनेक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रिंट के अखबार हैं, टेलीविजन नेटवर्क्स हैं, जो सरकार या भाजपा की जो राजनीतिक सोच है उसके विरोधी है। हर पूरे गुजरात में भी, गुजरात समाचार देखिए कितना मोदी का जो है जो बहुत ज्यादा विरोधी है, और तमाम चीजें कोई मौका नहीं चूकता। तो ये कहना कि मीडिया हमारे खिलाफ है, देखिए कुछ चैनल या कोई चेहरों को लेकर के आप अगर सबको ऐसा करें, मुझे हाँ, लगता है कि बड़ा अनुचित हम है। लोग अभी देखे और बीच में राहुल उन्होंने शुरू किया था ना कि हाँ। तुम्हारा क्या नाम है, हाँ, कौन सी हाँ जाति वो है, गलत, क्या- वो एबीपी के उससे बिल्कुल। रिपोर्टर जैसा बोले। अखिलेश मुझे खाने लगे लगता है हैं। कि उनके हाँ। कलाकार जो हैं, नहीं अखिलेश यादव की अपनी राजनीति है, वो बहुत उनसे हाँ। बहुत आगे हैं इन सब चीजों में, वो बिल्कुल आदमी है। ये इनकी देखो ब्रजेश क्या है कि इनकी इमेज खराब होती है, और मुझे लगता है मैं आपके इस प्रोग्राम के एक गंभीर आरोप की
कांग्रेस के ही कुछ लोग जो महत्वपूर्ण पद में और खासतौर से जो मीडिया के इर्द-गिर्द जो डिपार्टमेंट के जुड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते कि ये राहुल गांधी और मीडिया के बीच का ये पर्दा नीचे आ जाए। हाँ, इस पे मैं सहमत हूँ। हाँ। ये बड़ी गहरी साजिश है और और ये लंबे समय से चल और रही है उनकी तरफ से कि कि राहुल जनार्दन के करीब कोई द्विवेदी नेता ना जी पहुंच जाए, राहुल के करीब कोई मीडिया का जर्नलिस्ट ना पहुंच जाए हाँ, और और उनको सच्ची बातें ना पता चले। उनको सच्ची हाँ। और देखिए अभी जो आमतौर पे आरोप लगाया जाता है कि राहुल कहते थे दिखाएंगे नहीं, मगर कितना दिखाया जा रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयारी के साथ की मीडिया ने दिखाया, उनके और लगातार जो वीडियो है वो दिखाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस यदि सड़क पे आएगी तो मीडिया तो दिखाएगी। वो उन्होंने बोला डरो मत, तो अब जरा लगता है मीडिया समझ रहा है कि डरो मत, अब हाँ, दिखाओ इनको। तो चलिए कुल मिला के बहुत नहीं सारी देखिए, आज आपने चलते-चलते आपने आज देखिए इतनी लंबी मतलब सकारात्मक तरीके की चर्चा की उनकी। कोई देखिए तो ये राहुल गांधी के प्रति ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया जो है उनके कह रहे चलो हटो साइड में करें, ये हाँ, कोई ऐसा नहीं, बात ना कृतित्व करें। उनके कृतित्व पे, उनके व्यक्तित्व पे, उनके आचरण पे हम लोग यहाँ बैठ के इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वो तमाम बातें, मतलब इस तरीके की बातें भी नहीं कर रहा मीडिया उनके बारे बिल्कुल, में। बिल्कुल। आप देखिए उनकी लगातार या तो वो पॉलिटिकल एनालिसिस खिलाफ और उस तरह की बातें होती रही हाँ। हैं। और मीडिया का दायित्व ये है कि हम सब लोग तो नेताओं के करीब जाते हैं, उनकी ताकत पहचानते हैं, उनकी कमजोरी पहचानते हैं। कभी ताकत पे लिखते हैं, कभी कमजोरी पे लिखते हैं। आप कहो कि नहीं, आप हमको दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो, तो ये तो गलत है। ये ऐसी अनौपचारिक चर्चा होना चाहिए जिसमें हाँ। कि ये सारी बातें आए, बिल्कुल। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम सिर्फ एक औपचारिक ढंग से लिखते या दिखाते रहें, हाँ, तो हाँ। उसमें आम जनता को भी एक वो ऐसी उनकी धारणा बन जाती है। और हम लोग का जो दायरा है वो बड़ा ऐसा होता है कि हम बिल्कुल। और ब्रिजेश देखिए, आप बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक पूरी हमारे देश का एक पूरा एक मतलब इतिहास है, मैं कहूँगा कि विपक्ष और मीडिया इनका चोली दामन का साथ रहा है। जब भी देखिए चाहे 1900 मतलब आपातकाल की बात हो या राजीव गांधी के समय जो वो प्रेस बिल और जो ये सारा 87 बोफोर्स और शाबानो, तो तमाम जो बड़े एक्सपोजे या जो बड़े-बड़े जो घटनाएं हुई मीडिया ही थी, ले गए थे। वो मीडिया ने किया था। हम्म। तो मीडिया और अपोजिशन साथ-साथ थे। फिर आप देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा जो समय जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय जो 2011, 12, 13 का तो पीरियड है, मीडिया नहीं वो किया है। मीडिया करते। अब कांग्रेस और राहुल गांधी के अगर उनको विवेक में होने लगे कि मीडिया जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सरकार की तरफ झुकाव नहीं है मीडिया का या कुछ लोग, लेकिन वो सब कुछ अपनी लोगों की जगह है। वजह ये करना और दूरी बना लें या उसका इस्तेमाल ना करें, तो मुझे लगता है ये देश और हाँ, लोकतंत्र के लिए बड़ा बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। दूरियां सबके नहीं, लिए वो शुरू में जो उनके नुकसानदेह है। कुछ बायकॉट किया था मीडिया ने, उनका भी गलत नहीं है। कुछ शुरुआती दौर में प्रेशर में बहुत था मीडिया, ये बात सच है, सरकार के प्रेशर के कारण हाँ, लेकिन कुल मिला के शुरू में नहीं दिखा रहे थे। दूरियां नहीं होनी चाहिए जब मीडिया और लीडर्स के बीच में, और और यही वजह है भारत कि जोड़ो के बाद तो उनको अपनी हाँ, धारणा बदलना चाहिए। और यही वजह है कि हमने जो अपना प्रोग्राम है तो लीडर्स और हम जर्नलिस्टों के उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या खबरें रखते हैं, क्या किस्से रखते हैं, उसी सबको लेकर शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत लंबी गहरी बातें कर ली और इस शो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली दफ़ा इस ऑफ द रिकॉर्ड में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, किसी नए लीडर की शख्सियत के इर्द गिर्द बातें करने के लिए। नमस्कार।